हे गाइस, वेलकम बैक टू बियॉन्ड रेनबो, आपका अपना चैनल जहां आप न्यू जीएल स्टोरीज एंजॉय कर सकते हो हर एपिसोड के साथ। आज की वीडियो 4 एलिमेंट सीरीज की सेकंड बुक द वाटर के एपिसोड 4 का नरेशन है। तो बिना और डिले के लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। मिस मिथावी और मिस चौनलाडा से रिसेप्शन हेड ने कहा कि उसे उम्मीद है कि वो दोनों उसके बताए हुए रूल्स का सम्मान करेंगी और वॉटन ग्रुप के लिए पूरी लगन से काम करेंगी, जैसा कि यहाँ चुने गए लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है। वॉटन ग्रुप के होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम का पहला दिन शुरू हो चुका था। कई ईगर कैंडिडेट्स में से चुनी गई 2 में लाडा भी एक थी। एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से हाल ही में ग्रेजुएट होना और अच्छे ग्रेड्स उसके चुने जाने की बड़ी वजह रहे होंगे। उसके साथ एक और कलीग थी जो पहले से एक्सपीरियंस्ड थी और इस काम को अच्छी तरह जानती थी। चोनलाडा को पूरा भरोसा था कि प्रचुआ पाना बेकार नहीं जाएगा। फिमफॉर्ट ने उसके रहने का इंतजाम होटल के पास ही एक अपार्टमेंट में पहले से कर दिया था, ताकि उसे आराम मिले और उसके लिए कम्यूट आसान रहे। वाचारा रेसिडेंस या अपने ब्रदर के अपार्टमेंट में रहना रिस्क भरा हो सकता था। इसी वजह से तय किया गया था कि फिमफॉर्ट उससे पर्सनल तौर पर न मिले और न ही सीधे कम्युनिकेट करे। इसके बाद मिस वाडी ने कहा कि अगर सब समझ में आ गया हो तो वो दोनों जा सकती है और अपनी ड्यूटीज शुरू कर सकती है। वॉटिन ग्रुप की रिसेप्शनिस्ट यूनिफॉर्म में सजी लाडा ने मिस वाडी को थैंक्स कहा और वहां से चली गई। लाडा उन्हें पहले देख चुकी थी। जब वो गेस्ट बनकर वहां ठहरी थी तब उनसे थोड़ी बातचीत भी हुई थी। लेकिन मिस वाडी रोज इतने क्लाइंट्स हैंडल करती कि उन्हें चोन लाडा याद नहीं थी। रिसेप्शन एरिया में नच ने लाडा से पूछा कि क्या वो ही न्यू एम्प्लॉई है। लाडा ने बताया कि आज उसका फर्स्ट डे है। नच ने कहा कि मिस वाडी ने उसके बारे में बता दिया है और उसने चौनलाडा से कहा कि वो उसे नच कहकर बुला सकती है। नच ने ये भी कहा कि उसने सुना है चौनलाडा ने अभी ग्रेजुएशन पूरी की है और उसे हैरानी है कि उन्होंने सीधे यूनिवर्सिटी से निकली किसी को कैसे हायर कर लिया। लाडा ने पूछा कि क्या होटल आमतौर पर रीसेंट ग्रेजुएट्स को हायर नहीं करता। नच ने समझाया कि आमतौर पर कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसी वजह से उसे हैरानी हुई कि चोन लाडा सिलेक्ट हुई। शायद उसका प्रोफाइल काफी स्ट्रांग रहा होगा। लाडा ने पोलाइटली जवाब दिया कि ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट डे पर एरोगेंट नहीं दिखना चाहती थी। लेकिन सच ये था कि इंटरव्यू के दौरान एचआर ने उससे पूछा था कि उसने बैंकॉक छोड़कर प्रचुआप जैसे टाउन में काम करने का फैसला क्यों किया। तब उसने वॉटिन ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए अपना पैशन और एंथुजियाज्म खुलकर बताया था। नच ने कहा कि आज वो उसे काम सिखाएगी। लाडा ने परमिशन मांगी कि क्या वो जल्दी से रेस्टरूम जा सकती है। नच ने उसे जल्दी जाने को कहा और रिसेप्शन पर उसका इंतजार करने को कहा। लाडा ने थैंक्स कहा और तेजी से चल पड़ी। जल्दबाजी में चलते हुए चौनलाडा को एहसास ही नहीं हुआ कि वो गलत डायरेक्शन में मुड़ गई है। वो लगभग किसी से टकरा ही गई थी, जो कि खुद भी जल्दी में था, लेकिन सामने वाला समय पर रुक गया। एपो ने उसे वार्निंग दी कि अगली बार ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी गेस्ट से टकरा गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चोन लाडा ने तुरंत सॉरी कहा। एपो ने सख्त आवाज में कहा, अब रास्ते से हटो। लेकिन वो अचानक रुक गई और उस रिसेप्शनिस्ट को गौर से देखने लगी और पूछा कि क्या वो पहले कभी मिले हैं। उसे महसूस हुआ कि इस एम्प्लॉय को उससे कोई दिक्कत है या शायद उसे डांटे जाने से इरिटेशन हो रही है। वो रास्ते से हटने के बजाय उसके सामने ही खड़ी रही, चाहे एपो बाएं जाए या दाएं। एक पल के लिए एपो को गुस्सा आया, ये सोचकर कि शायद इस रिसेप्शनिस्ट को ये अंदाजा नहीं कि उसका टाइम कितना कीमती है। लाडा ने कहा कि वो यहीं मिले थे और पूछा कि क्या उसने उसे पहचाना नहीं। लाडा ने उस दिन का जिक्र किया, लेकिन एपो ने उसकी बात बीच में काट दी और कहा कि अगर होटल में नहीं तो कहाँ मिलेंगे। इसके बाद उसने साफ कहा कि अपने काम पर ध्यान दो, इधर उधर घूमने में टाइम वेस्ट मत करो। पहली मुलाकात में एपो ने ज्यादा बात नहीं की थी, लेकिन आज जब उसने बोलने का फैसला किया तो उसके शब्द सिर्फ क्रिटिसाइज करने के लिए थे, इतने हार्श कि लाडा को जवाब देने का चांस ही नहीं मिला। लाडा समझ नहीं पा रही थी कि क्या उसके साथ ऐसा बर्ताव सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक एम्प्लॉई है। ये सोचते ही उसे एपो पर और गुस्सा आने लगा। हर बार जब उसका सामना एपो से होता, ऐसा लगता जैसे मानो वो अपने टेम्पर को काबू में रखने के लिए जूझ रही हो। हर मुलाकात में उसकी एपो को लेकर नफरत और बढ़ जाती। जब लाडा वापस आई तो नच ने उसे देखते ही कहा कि वो बहुत अपसेट लग रही है, पर कस्टमर सर्विस में काम करते हुए थोड़ा मुस्कुराना जरूरी होता है।
लाडा ने संभलते हुए कहा कि बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी। नच ने तुरंत पूछा कि क्या हुआ, लेकिन लाडा ने कहा कि कुछ नहीं, और वो अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। लाडा एक पल के लिए सोचने लगी कि अगर वो बता दे कि क्या हुआ था और साथ ही एपो के बारे में पूछने की कोशिश करे, तो ये अजीब और सस्पिशियस लग सकता है, खासकर काम के पहले ही दिन। उसने तय किया कि बेहतर यही होगा कि वो इंतजार करे, थोड़ा करीब आए और सही मौका ढूंढे, और जब नच उस पर भरोसा करने लगेगी, तब वो जो जानना चाहती है, उससे बिना किसी शक के जान सकती है। नच ने उसे वापस काम पर फोकस करने को कहा और याद दिलाया कि वो पहले ही वार्न कर चुकी है कि चीफ किसी भी मोमेंट में चेकिंग के लिए आ सकती है। उसने बताया कि चीफ होटल में बिना किसी फिक्स्ड शेड्यूल के आती जाती रहती है, इसलिए सभी एम्प्लॉयज को हमेशा रेडी रहना पड़ता है। लाडा ने पूछा कि जिस चीफ की वो बात कर रही है, क्या वो मिस एपो है? नच ने बताया कि हाँ, वही है, मिस्टर एडिसॉन की बेटी, जो कि वॉटिन होटल चेन के बिग बॉस और ओनर है, लेकिन सारा काम उनकी बेटी मिस एपो ही संभालती है। लाडा ने जानना चाहा कि चीफ कैसी है, क्योंकि अगर कभी उनका सामना हो गया तो उसे पता होना चाहिए कि कैसे बिहेव करना है, ताकि वो उन्हें इम्प्रेस कर सके और पहले ही दिन क्लमजी न दिखे। नच ने कहा कि उसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन काम के मामले में मिस एपो बेहद स्ट्रिक्ट है। वो हर चीज में बहुत मेटिकुलस रहती है, गलती बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती, और जो लोग रूल्स तोड़ते हैं, ऐसे लोगों के लिए उनके पास बिल्कुल पेशेंस नहीं होता। आमतौर पर वो सेकंड चांस सिर्फ उन्हीं को देती है जो पहली बार गलती करते हैं। लाडा ने ये सुनकर कहा कि इसका मतलब मिस एपो को ऐसे लोग पसंद नहीं। नच ने हाँ कहते हुए उसे केयरफुल रहने और रूल्स फॉलो करने की सलाह दी। एक एक्सपीरियंस्ड कलीग होने के नाते उसने बस यही वार्न किया। नच की इस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को सुनकर लाडा के होठों पर अपने आप हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सोच रही थी कि ये सब एपो से बदला लेने की योजना बनाने में उसके काम आएगा, सिर्फ आज जो हुआ उसके लिए नहीं, बल्कि उससे पहले की हर बात के लिए भी। उसकी ब्यूटी और चार्म भी एपो का अटेंशन खींचने के लिए काफी नहीं थी, और इतनी बार इग्नोर किए जाने से उसका कॉन्फिडेंस टूट चुका था। तो शायद अब उन रूल्स को तोड़ने का वक्त आ गया था जिनका जिक्र नच कर रही थी। अब लाडा बेसब्री से ये देखने का इंतजार कर रही थी कि इस बार वैटिन ग्रुप की चीफ उसे ऐसे याद रखेंगी जिसे वो कभी भूल न सकेंगी। अगले दिन का सीन। नच ने हैरानी से कहा कि काम पर आने के लिए ऐसे कपड़े कौन पहनता है। ये कहते हुए नच ने अपना हाथ माथे पर रख दिया। रिसेप्शन की हेडवाड़ी ने भी वही रिएक्शन दिया, लेकिन उस पल लाडा की जिद को कोई नहीं रोक सकता था। उसने ठान लिया था कि वेटिन होटल की लॉबी को एक रनवे में बदल देगी। रिसेप्शनिस्ट के लिए रूल्स बिल्कुल साफ थे, ज्यादा मेकअप नहीं, महंगे ज्वेलरी नहीं, लेकिन लाडा ने एक भी रूल फॉलो नहीं किया। बालों के लिए भी साफ निर्देश थे कि उन्हें सलीके से बांधकर रखना होगा, चाहे छोटे हों या लंबे। फिर भी उसने अपने बाल खुले छोड़े थे, हल्के वेवी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टाइल। रेगुलर काले हील्स की जगह उसने चमकदार लाल स्टिलेटोस पहन रखे थे, जो उसकी बोल्ड लाल लिपस्टिक से मैच कर रहे थे। वाड़ी ने उसे सख्ती से टोकते हुए कहा कि चोनलाडा, ये तुम क्या कर रही हो, और याद दिलाया कि उसे कल ही होटल रूल्स के बारे में वार्न किया गया था। उसी वक्त एपो की अथॉरिटेटिव आवाज गूंज उठी, जिसमें साफ इरिटेशन थी। उसने आवाज बहुत ऊंची नहीं की, लेकिन फिर भी रिसेप्शन डेस्क की तरफ देख रहे हर गेस्ट का ध्यान उसकी ओर मुड़ गया। एपो ने साफ कहा कि अगर किसी का इससे लेना देना नहीं है, तो वापस अपने काम पर जाए। तभी लाडा ने सीधे एपो को ग्रीट किया। एपो ने बिना किसी नरमी के कहा कि अगर किसी में कस्टमर सर्विस के लिए पैशन नहीं है या बेसिक होटल रूल्स तक फॉलो नहीं कर सकते, तो हमारे होटल को ऐसे एम्प्लॉय की कोई जरूरत नहीं। लाडा ने शांत लेकिन चुनौती भरे आवाज में पूछा कि क्या उसने कुछ गलत किया है। एपो ने सीधे उसकी आंखों में देखा। जहां बाकी एम्प्लॉयज आमतौर पर नजरें चुरा लेते थे, वहीं लाडा पूरी हिम्मत के साथ उसकी नजरों में नजरें डालकर खड़ी रही। एपो ने कहा कि सिर से पैर तक उसमें ऐसा क्या है जो होटल रूल्स के हिसाब से हो। लाडा ने जवाब दिया कि ब्यूटी भी जरूरी होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बेहतर काम करवाता है। एपो ने तुरंत साफ किया कि यहाँ सिर्फ ब्यूटी एक्सेप्ट नहीं की जाती। लाडा ने कहा कि उसके पास दिमाग भी है, वो सिर्फ खूबसूरत होने के लिए खूबसूरत नहीं है। क्लीनलीनेस, सर्विस के लिए पैशन, जेन्युइन स्माइल और कॉम्पिटेंस, इन सब की वो पूरी गारंटी देती है। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका प्लान काम कर रहा है। उसने एपो का अटेंशन खींच लिया था
और उससे अब तक की सबसे लंबी बातचीत कर रही थी। एपो ने वाडी को बुलाया और ऑर्डर दिया कि इस इश्यू को जल्द से जल्द हैंडल किया जाए और वो इस एम्प्लॉय को कल होटल में नहीं देखना चाहती। इसके बाद एपो ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और बिना कुछ और कहे वहां से जाने लगी, लेकिन लाडा पीछे नहीं हटी और ऊंची आवाज में कहा कि क्या एपो को लगता है कि वो सबकी डेस्टिनी कंट्रोल कर सकती है और जब चाहे जिसे चाहे फायर कर सकती है। उसने याद दिलाया कि उसे प्रॉपर तरीके से हायर किया गया है और अगर सिर्फ कपड़ों की वजह से उसे निकाला गया तो वो होटल ओनर को बताएगी कि पावर का मिसयूज हो रहा है। एपो ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा कि इतनी जोर से मत बोलो क्योंकि वो बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। अब उसका टोन और सख्त हो चुका था। लाडा का एटीट्यूड उसे साफ तौर पर इरिटेट कर रहा था और भले ही लाडा खुद को सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं मानती थी, लेकिन एपो इससे कन्विंस्ड नहीं थी। लाडा ने साफ कहा कि वो नहीं जाएगी। एपो उसे फायर कर सकती है, लेकिन वो वहां से नहीं हटेगी। तभी प्रिम ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए बीच में कहा कि वो और वाडी इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। एपो ने तुरंत मना कर दिया और प्रिम को नहीं, बल्कि लाडा को अपने साथ आने के लिए कहा। उसने साफ किया कि वो उसके ऑफिस में बात करेंगे। प्रिम ने याद दिलाया कि एपो की मॉर्निंग अपॉइंटमेंट है, लेकिन एपो ने कहा कि वो पहले इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहती है। होटल ओनर की बेटी और वॉटिन ग्रुप की हेड होने के नाते एपो ने तय कर लिया था कि वो इसे खुद हैंडल करेगी। उसने दोबारा कहा कि मेरे साथ आओ। लाडा ने उसे चैलेंज करते हुए पूछा कि आप किसे बुला रही हैं, क्योंकि यहाँ कई लोग हैं। एपो ने उसकी यूनिफॉर्म पर लगे नेम टैग की तरफ देखा और पहली बार उसका नाम जोर से पढ़ते हुए उसे बुलाया। नच का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गले पर हाथ फेरने का इशारा किया, जैसे चेतावनी दे रही हो कि उसकी दोस्त सीधे मुसीबत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन लाडा को जरा भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये तो बस एक शुरुआत है। आगे और भी मौके आएंगे। उसे पूरा यकीन था कि अब से एपो कभी भी चोनलाडा या उसके नाम को नहीं भूलेगी। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो रिकमेंड हो रही है उस पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऑनेस्टली एल्गोरिदम ऐसे ही काम करता है। अगर आप मेरी और वीडियो भी देख लेते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि कंटेंट देखने लायक है और इससे चैनल को सच में काफ़ी मदद मिलती है। अगर बस हाय कहना हो तो कमेंट कर सकते हैं। मुझे आप सबसे बात करना और आपके कमेंट्स रीड करना पसंद है।